विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम जॉर्ज ब्राक के जीवन एवं उनके कृतित्व के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जॉर्ज ब्राक के प्रारंभिक काल के प्रमुख चित्र एवं उनका घनवाद में योगदान उस विषय पर चर्चा की है। आज हम पुनः जॉर्ज ब्राक के जो प्रसिद्ध चित्र एवं उनके जीवन काल में जो बाद में चित्र बनाए गए, अर्थात 1910 के बाद में जो चित्र उन्होंने बनाए और जिस पद्धति में उन्होंने कार्य किया, उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, प्रारंभ में इसके जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन जांगीड़ बोल रहा हूँ। विद्यार्थियों, जॉर्ज ब्राक का जन्म पेरिस के निकटवर्ती गांव आर्जातोई में 1882 में हुआ। इनके पिता व दादा घरों को रंगने एवं सजाने का कार्य करते थे। वे दोनों बारबीजा शैली में चित्र बनाते और इनका परिवार बाद में ले आवरे में चला गया। कुछ समय तक ले आवरे के ग्रहों की साज सज्जा करने वाले एक कलाकार से काम सीखने के बाद में जॉर्ज ब्राक ने पेरिस जाकर उसी काम का विशेष अध्ययन करके साज सज्जा में प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। वे प्रभाववादी चित्रों का अध्ययन करने जाते। प्रभाववादी चित्रों में से वे विशेष रूप से मोने एवं रेनवार के चित्रों की ओर आकर्षित हुए। इसके अलावा सेजान की कला उनकी आजीवन प्रमुख प्रेरणा स्रोत बनी रही। 1905 में फाव प्रदर्शनी आयोजित हुई। उनकी कला को भी नवजीवन प्रदान हुआ। मातिस व दिरे का अनुकरण करके इन्होंने आवेशपूर्ण अंकन पद्धति में विशुद्ध रंगों का प्रयोग किया एवं कुछ चित्र बनाए, जैसे विवस्त्र मानवाकृति, ग्रह अंतर्गत दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, वस्तु समूह, इस प्रकार के कुछ चित्र इन्होंने बनाए। इसके अलावा भूमध्य सागरीय प्रदेश में लेस्ता गांव के प्राकृतिक दृश्यों को भी इन्होंने चित्रित किया। पिकासो ने निग्रो कला के स्वाभाविक आकार सौंदर्य की ओर इनका ध्यान आकर्षित किया। 1908 में विवस्त्र आकृति ब्राक का पहला घनवादी चित्र था। इस प्रकार यहाँ तक हम पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। विद्यार्थियों, आज हम इसके आगे का अध्ययन करते हैं एवं चर्चा करते हैं। घनवाद का जन्म व विकास पिकासो व ब्राक के संयुक्त प्रयत्नों का फल था, किंतु दोनों के उद्देश्यों में मौलिक अंतर भी देखा गया। इस मौलिक भिन्नता के कारण पिकासो के चित्रण में रचना कौशल व आश्चर्य भाव पर बल दिखाई देता है, जबकि ब्राक के चित्रण में हमें काव्यात्मक सौंदर्य का दर्शन होता है। जहाँ तक बात पिकासो की है, तो पिकासो की कृतियों में मूर्ति कला के समान घनत्व का दर्शन है, जबकि ब्राक की कृतियों में रंग संगति का सौंदर्य हमें दिखाई देता है, देखने को मिलता है एवं दर्शन में वे चित्रकला के एकनिष्ठ हैं। पिकासो के चित्रों का प्रभाव जहाँ मनोवैज्ञानिक है, वहीं ब्राक के चित्र अधिक वस्तुनिष्ठ व आलंकारिक हैं। इस प्रकार यह पिकासो एवं ब्राक की कला में कुछ अंतर दिखाई देता है। प्रकाश व अवकाश को जड़ रूप देकर उनको रचना के अंगों में सफलतापूर्वक अंतर्भूत कराना
ब्राक का महत्वपूर्ण आविष्कार था। ब्राक ने प्रकाश व अवकाश को भी आकार सौंदर्य प्रदान किया। इनकी दृष्टि में वस्तुओं के बीच का रिक्त अवकाश रचना सौंदर्य के निर्माण में उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि वस्तुएं। ब्राक व पिकासो ने ज्यामितीय दूरदर्शी लघुता के नियमों के स्थान पर रचना के सृजनशील तत्वों को किस तरह प्रस्तावित किया, यह हम पूर्व की वीडियो में बात कर चुके हैं। ब्राक के भाव काल के चित्रों के विषय अधिकतर प्रकृति के दृश्य थे। घनवादी चित्रण के लिए उन्होंने वस्तु समूह को विषय के रूप में चुना। उनके वस्तु चित्रों में अधिकतर वाद्य यंत्र, समाचार पत्र, भोजन गृह की सुपरिचित वस्तुएं चित्रित की गई, जिनसे दर्शक सहवास जनित स्नेह व स्पर्श सुख को सुलभता से अनुभव करता है। वस्तुओं के मानव निर्मित ज्यामितीय आकार घनवादी रचना के लिए बड़े उपयुक्त होते हैं। ब्राक जीवननिष्ठ कलाकार थे और जब उनकी घनवादी कलाकृतियों को वस्तुनिरपेक्ष कला के अंतर्गत समाविष्ट करने के कुछ कला समीक्षकों ने प्रयत्न किए, तब ब्राक ने असहमति भी व्यक्त की। ब्राक के घनवाद का लक्ष्य था घरेलू जीवन का प्रसन्नतापूर्ण दर्शन, और इस दृष्टि से ब्राक नाभी चित्रकारों के अधिक निकट दिखाई देते हैं। साहचर्य भाव बढ़ाने के उद्देश्य से ब्राक ने चित्र में अक्षरों का समावेश करना आरंभ किया। व बाद में प्रत्यक्ष वस्तुओं को चित्र क्षेत्र में चिपकाकर चित्र रचनाएं की। किसने? ब्राक ने। कलाकृति में कोलाज का प्रयोग करने का श्रेय ब्राक को ही है। इस प्रकार ये ब्राक के जो कोलाज पद्धति का आविष्कार है, यह ब्राक की ही देन है। 1918 में ब्राक ने वादक नामक संश्लेषणात्मक घनवादी दृष्टिकोण को लेकर चित्र बनाया। 1929 के बाद इन्होंने सागर तटों के कई प्रकृति चित्र बनाए। काली माँ छाए हुई आसमान में ठोस आकार के बादलों, गहरे रंग के सागर किनारों पर छोड़ी हुई नावों पर खड़ी काली चट्टानों पर चमकती सूर्य किरणों से चित्र के अंतर्गत वातावरण गूढ़तापूर्ण बन गया। सभी वस्तुएं स्वतंत्र व्यक्तित्व लिए हुए व ठोस दिखाई देती हैं। चित्रों पर घनवादी रचनात्मकता का प्रभाव स्पष्ट है। यह जो आप चित्र देख रहे हो, यह उनके द्वारा बनाया गया 1918 में बनाया गया चित्र है। 1922 से ब्राक ने कोनेफोरस ऋतु व संपन्नता के देवता, कोनेफोरस का मतलब है ऋतु व संपन्नता के देवता, की एक चित्र मालिका बनाई। इन चित्रों में घनवाद का नाम ही नहीं है। चित्र आलंकारिक शैली के हैं और उन पर ग्रीक कला का स्पष्ट प्रभाव है। देवता की आकृति मूर्ति के समान ठोस व स्मारकोचित है। यही ठोस पर उनके बाद में बनाए उभारदार शिल्पों में एवं 1952 में बनाए शिल्प चित्र सूर्य का रथ में भी देखा जा सकता है। चित्रों के विषय प्राचीन किंतु अंकन पद्धति व दर्शन आधुनिक हैं। ब्राक की बनाई हुई घोड़ों की शिल्पाकृतियों में पौराणिक कल्पना का सामर्थ्य व घनवाद का रचना सौंदर्य एक साथ प्रतीत होते हैं। यह उनका 1926 में बनाया गया चित्र है। 1931 व 1938 के बीच ब्राक ने बहुत से वस्तु चित्र बनाए जो उनके विविध व्यक्तित्व के प्रमाण हैं। कुछ वस्तु चित्र आलंकारिक व रचनात्मक है, तो कुछ वस्तु चित्रों में वस्तुओं के नैसर्गिक आकर्षण व आत्मीयतापूर्ण दर्शन है। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हो, मेडोलिन व वस्तुएं
1935 में। गोल मेज पर वस्तु समूह है। लाल मेज पोस्ट पर वस्तु समूह है 1936। ये पहले प्रकार के उदाहरण है। तो उन्होंने संगमरमर का मेज, चिमनी व वस्तु समूह है। बिलियर्ड का मेज, ये दूसरे प्रकार के उदाहरण हैं। ब्राक के पिता व दादा साज सज्जों का कार्य करते थे एवं ब्राक की निजी कला का आरंभ भी साज सज्जा के कार्य से ही हुआ था। अतः कोई आश्चर्य नहीं है कि उनकी कला में चमकीली व सुंदर रंग संगति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 1938 के पश्चात ब्राक ने वस्तु चित्रण में अलंकारित्व व रचना के प्रभाव को कम कर दिया और वस्तुओं के नैसर्गिक आकर्षण पर बल देकर वस्तु चित्रों का अभिव्यक्तिपूर्ण बनाने के प्रयत्न इन्होंने किए और जिसके परिणाम स्वरूप ब्राक के चित्र कुछ धार्मिक, रहस्यपूर्ण व अधिक प्रभावी बन गई। ब्राक का चित्र अहंकार 1938 में इसी विचार का उदाहरण है। चित्र में मानव की खोपड़ी व क्रोश का प्रतीकात्मक प्रयोग है। चित्र अभिव्यक्तिपूर्ण होते हुए उनके सौंदर्यात्मक प्रभाव में कोई न्यूनता नहीं है। उनके चित्रकला कक्ष के कई चित्र रहस्यपूर्ण वातावरण से ओतप्रोत हैं। इन चित्रों का आरंभ 1948 में हुआ एवं इनके चित्रकार के कार्य कक्ष के अंतर्गत सफ़ेद पक्षी को उड़ते हुए चित्रित कर वातावरण में इन्होंने गूढ़ता का निर्माण किया है। 1936 के करीब ब्राक ने वस्तु समूह के साथ मनुष्याकृतियों का अनोखे ढंग से मिलान करना आरंभ किया, जिसके द्वंद्वगान 1937 में बनाया गया चित्र, मेडोलिन वादिका 1937 का चित्र व ताश का खेल 1942 इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। इन चित्रों को मानव चित्र कहना अनुचित होगा, क्योंकि पृष्ठभूमि की आलंकारिक व वस्तु समूह की रचनात्मकता के सामने मानवाकृतियां कागज की काटी हुई आकृतियों जैसी प्रतीत होती हैं। मानवाकृतियों को हल्के व गहरे रंगों के क्षेत्रों में विभाजित कर चित्र के संपूर्ण रचनात्मक प्रभाव में एक रूप कर दिया है। ब्राक ने मूर्तिकला में भी कुछ प्रयोग किए और उसके कारण को स्पष्ट करते हुए बताया, इससे कलाकार चित्रकला के अधीन नहीं होता, वह अधीनता से मुक्त रहना कलाकार के लिए आवश्यक है। 1920 में बनाई खड़ी महिला उनका शिल्प है जिस पर घनवाद का प्रभाव है। उनके घोड़ों व मछलियों के शिल्प समतल व रेखात्मक है और उनमें आधुनिक ढंग का अलंकारित्व भी दिखाई देता है। 1937 में ब्राक को कार्नेगी पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1948 में वेनिस द्विवार्षिकी का सर्वोच्च पुरस्कार इनको मिला। 1956 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उनको सम्मानीय डॉक्टर की उपाधि से विभूषित किया गया। उनके अंतिम चित्रों में आसमान में उड़ती हुई 2 या 3 चिड़ियाँ या घोंसलों की ओर लौटती हुई मादा चिड़ियों को चित्रित किया गया है। चित्रों में पराकाष्ठा का सरलीकरण है, वह चित्र गूढ़ व प्रभावपूर्ण बन गए हैं। 1963 में घनवाद के इस महान प्रणेता की मृत्यु हुई। इस प्रकार ये जॉर्ज ब्राक का कृतित्व एवं व्यक्तित्व रहा। विद्यार्थियों, इन 2 वीडियो के माध्यम से हमने जॉर्ज ब्राक के संपूर्ण जीवन एवं उनके कृतित्व के बारे में चर्चा की है। यह जो चित्र हैं 1918 में ब्राक के द्वारा बनाया गया है और यह 1926 में इन्होंने चित्रित किया है। यह चित्र 1913-14 का उनके द्वारा बनाया गया है, जिनमें आपसे लिखा पद्धति का विस्तार देख रहे हो। यह 1936 में इनके द्वारा रचित कलाकृति है और यह 1938 की कलाकृति है। इस प्रकार आप विद्यार्थियों इनमें इनके प्रारंभिक काल से अंतिम काल तक जो इनकी कला में जो परिवर्तन हुए उनको आप समझ सकते हो, देख सकते हो, किस प्रकार प्रारंभ में इन्होंने चित्र बनाए और अंत में आते आते किस प्रकार ये है चित्रकला की पद्धति में परिवर्तन कर सके। इन सब बातों का आप विस्तार से अध्ययन कर सकते हो।
धन्यवाद।